हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑप सेंटर में। आज हम जानेंगे दो नए टॉपिक्स के बारे में। पहला है इंडियाज़ न्यू टैक्टिकल एज और दूसरा है द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ स्पेशल फोर्सेस। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे भैरव लाइट कमांडो बटालियन की। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था। इसी साल ये बटालियंस रेज़ की गई हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और इनको डिज़ाइन किया गया है स्विफ्ट हाई इम्पैक्ट टैक्टिकल ऑपरेशंस अलोंग बॉर्डर्स। मतलब इंडिया की जो भी बॉर्डर्स हैं, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के साथ एलएसी और एलओसी, तो उधर जो बॉर्डर के आसपास जो भी एक्शंस होते हैं, कई बार क्रॉस बॉर्डर रेड्स होती हैं या सीज़ फायर वायलेशंस होते हैं, या किसी टेररिस्ट पोस्ट को ठिकाना मतलब निशाना बनाना होता है, या किसी कैंप को टारगेट करना होता है, तो इस तरह के रोल्स में भैरव लाइट कमांडो बटालियन जो है, ये इनको रेस किया गया है इस तरह के रोल्स को करने के लिए। ये एक ब्रिज का भी काम करते हैं रेगुलर इन्फेंट्री और पैरा एसएफ के बीच। रेगुलर इन्फेंट्री वो यूनिट्स होती हैं जो नॉर्मल पैदल सेना है, जो सबसे ज़्यादा लड़ाई में आगे रहती है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, चाहे सीआईसीटी ऑपरेशंस हो। एंड पैरा एसएफ आपकी स्पेशल फोर्स है। स्पेशल फोर्स के कुछ स्पेशल टास्क होते हैं और उनको रेज़ भी जो किया जाता है, तो उनके कुछ स्पेशल टास्क होते हैं जिनके बेसिस पे उन्हें रेज़ किया जाता है। अब हम रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए इनके रोल्स, तो कंडक्ट इनके रोल्स में आता है रैपिड टैक्टिकल स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस, डिसरप्शन मिशंस, एंड ये एजिलिटी बढ़ा देते हैं, प्रिसीजन बढ़ा देते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की। ये रिलीव करेंगे पैरा एसएफ को रूटीन जो टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं उनसे, क्योंकि पैरा एसएफ आपके देश के, आपकी कंट्री के स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। इनको आपको स्ट्रैटेजिक रोल्स में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से कि पैरा एसएफ नॉर्मल डे टू डे सीआईसीटी जॉब्स होते हैं, उसमें भी बहुत एक्टिवली उनको इंगेज किया जाता है, जिस वजह से कई बार जिस चीज़ के लिए उन्हें रेस किया गया है उससे हम इसे काफ़ी दूर रख देते हैं। स्ट्रेंथ एंड फ्रंटलाइन कॉम्बैट रेडीनेस फॉर लोकलाइज एंड हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो फ्रंट लाइन पे जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको, और ये जो इस तरह की यूनिट्स जो रहेंगी, स्पेशली भैरव लाइट कमांडो बटालियन, ये उनको स्ट्रेंथन करेगी, उनको रीइंफोर्स करेगी हर तरह की एडवर्सरी, हर तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी एडवांस्ड लेवल की होगी, और इनके पास जो वेपन सिस्टम्स भी होगा वो काफ़ी एडवांस होगा। अब इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ईच बटालियन, हर बटालियन में 250 पर्सनल है। इस यूनिट के जो पर्सनल्स हैं, दे आर ड्रॉन फ्रॉम इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर डिफेंस। ये अलग अलग तरह की आर्म्स है आर्मी की। कुछ फाइटिंग आर्म्स हैं, कुछ सपोर्टिंग आर्म्स हैं। तो ये उनमें से इनके बंदों को लिया जाता है भैरव लाइट कमांडो बटालियन में। और एक, अगर जैसे इतने अलग अलग डोमेन से बंदे आ रहे हैं, सोल्जर्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो ये एक मल्टी स्किल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि अगर एक बटालियन के अंदर कोई सिग्नल से भी बंदा है, कोई इन्फेंट्री से भी है, कोई एयर डिफेंस से भी है, कोई इंजीनियर से भी है, तो ये एक आपके पास एक ग्रुप तैयार होता है, एक पलटन तैयार होती है, जिसमें हर तरह के काम करने वाले लोग हैं जो अपने अपने कामों में स्पेशलाइज्ड हैं। एक सबकी अपनी अपनी एक स्किल है। हाईली मोबाइल है ये, कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये बहुत रैपिडली मूव कर सकते हैं, इनके रिएक्शंस जो होंगे वो काफ़ी क्विक होंगे। और लीन फाइटिंग यूनिट्स, मतलब दे इनके पास जो इनका इक्विपमेंट है ना, हर तरीके से ये काफ़ी लाइट वेटेड रहेंगे, चाहे इनका इक्विपमेंट हो, चाहे इनका वेपन सिस्टम हो। तो ये काफ़ी लाइट वेपन्स यूज़ करेंगे, और किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने की इनकी क्षमता है। अगर इनकी ट्रेनिंग देखी जाए तो ये माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिया की जो टेरेन है, जो कॉन्फ्लिक्ट के एरिया में है, वो माउंटेन की टेरेन है या जंगल की टेरेन है। तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से ट्रेंड है, ड्रोन ऑपरेशंस कर सकते हैं, और सर्वेलेंस टैक्टिक्स भी इनकी बहुत अच्छी है कि जाके किसी जगह का सर्वेलेंस करना, रिकॉनेसेंस करना, उसमें भी ये काफ़ी माहिर है। ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की बात करें तो दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न असॉल्ट वेपन्स एंड टैक्टिकल ड्रोन्स, जो दोनों के काम आते हैं, अटैक के भी काम आते हैं और रिकॉनेसेंस के भी काम आते हैं। इनके जो कम्युनिकेशन सेट्स हैं वो भी काफ़ी एडवांस्ड है, नाइट विजन सिस्टम है इनके पास। और इनकी जो ट्रेनिंग है,
ये होती है पैरा एसएफ के मेंटरशिप के अंडर। मतलब इन्हें जो ट्रेन कर रहे हैं वो स्पेशल फोर्सेस के, पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स या जवान हैं जो इस बटालियन को रेस करने में मदद कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग में मेंटोर कर रहे हैं इन्हें। दे आर डिजाइन फॉर हाई टेम्पो लो विजिबिलिटी ऑपरेशंस। मतलब कुछ ऐसे ऑपरेशंस जहाँ पे बहुत सीक्रेसी मेंटेन करनी है, और कुछ बहुत हाई वैल्यू टारगेट है उसे भी अगर न्यूट्रलाइज करना है, या कुछ ऐसे ऑपरेशंस करना है जो बहुत रैपिड होने चाहिए कि तुरंत गए तुरंत बाहर आए, बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, उसके लिए भी इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब अपन डिप्लॉयमेंट और एक्सपेंशन की बात करें तो पहली बटालियन जो है भैरव लाइट कमांडो की, वो रेज्ड हुई अंडर नॉर्दर्न कमांड, जो आपका पूरा ये कश्मीर ले ये वाला जो एरिया है ना, या इट कम्स अंडर नॉर्दर्न कमांड। तो ले, श्रीनगर और नगरोटा, इधर ये इसकी फर्स्ट बटालियन है जो रेस की गई है। एक्सपेंशन प्लान किया गया है वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में। बेसिकली इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है जहाँ पे पाकिस्तान है, और ईस्टर्न साइड जहाँ पे चाइना है, और अब बांग्लादेश भी थोड़ा सा एक थ्रेट के रूप में थोड़ा बहुत सामने आ रहा है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी इनका एक्सपेंशन किया जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल बीएसएफ के साथ काम करने वाले हैं, या और भी जो जैसे आईटीबीपी है चाइना बॉर्डर पर, तो उनके साथ ही एकदम बिल्कुल काम करेंगे। जिस तरह से जिसकी जो मतलब क्रॉस बॉर्डर जितने भी जो भी हरकतें होती हैं, किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसको रोकने में ये बहुत कारगर साबित होंगे। 5 ऑपरेशनल बटालियन है अभी तक, 4 और अभी ट्रेनिंग में है, और अगले 6 महीने में 25 बटालियन रेस करने की बात की जा रही है। टारगेट 25 बटालियंस का रखा गया है। सिंबलिज्म एंड नेम। भाई नाम भैरव क्यों दिया? भैरव सबसे पहले लॉर्ड शिवा का एक नाम है, और भैरव का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ फियर, मतलब जो भय के जो देवता होते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है कि अब हम कुछ इस तरह के नाम रख रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह के नाम हुआ, जैसे RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो ये कहीं से भी थोड़ा सा एक एक सेंस ऑफ टेरर मतलब नहीं करता लोगों के अंदर ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कोई सोचेगा सुनेगा तो उसे ऐसे ही लगेगा कि कुछ रिसर्च एसोसिएट्स हैं, कुछ PhD स्कॉल हैं बंदे, या कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको एक रूम में बिठा के रखा और वो रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पे। तो ये बहुत ऐसा नाम जो था ना, वो बहुत थ्रेट वाला नहीं लगता था। ये नाम लग रहा है, ये नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब भैरव, तो एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी आएगी एडवर्सरी के ऊपर, और इट रिफ्लेक्ट्स पावर, एग्रेशन एंड डिसाइसिवनेस, कि भाई जो करना है तो करना है कॉम्बैट में। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी एडवर्सरी पर क्रिएट होगी। अब हम देखते हैं जर्नी ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेस। जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपको पता चलेगा कैसे। सबसे पहले हम जर्नी देख लेते हैं कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस की जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 1960s में। स्पेशली जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, उस बीच में ये स्पेशल फोर्सेस की शुरुआत हुई है। 1965 इंडो पाक वॉर में मेघदूत फोर्स रेज की गई थी अंडर मेजर मेघ सिंह। तब ये है मेजर मेघ सिंह। तब मतलब ये अभी तो लेफ्टिनेंट कर्नल इनकी रैंक लिखी गई है, लेकिन उस वक्त जब ये इन्होंने रेज करी थी यूनिट, तब ये मेजर के रैंक पे थे। इनको हाईली मोटिवेटेड कुछ बंदे चाहिए थे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स से, अलग अलग रेजिमेंट्स से, जो बिहाइंड द एनिमी लाइन ऑपरेट कर सकें, जो फिज़िकली मेंटली बहुत ही टफ हों, बहुत ही रोबस्ट हों, और जिनका मोराल बहुत ही ज़्यादा हाई हो। ऐसे लोगों को चुनकर पर्सनली उन्होंने चुना, और मेक सिंह वेंट टू लेजेंडरी लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, उनके पास गए और उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह की एक यूनिट रेस करूँ जिसमें बहुत ही फिज़िकली और मेंटली मोटिवेटेड बंदे हों, और इस तरह के स्पेशल ऑपरेशंस हैं जिनको ये सारे अंजाम दे सकें। फिर इनकी यूनिट को मंजूरी मिली, इन्होंने बंदे चुने, कुछ राजपूत रेजिमेंट से, कुछ राजपूताना राइफल से, कुछ ब्रिगेड ऑफ गार्ड से, अलग अलग रेजिमेंट से बंदे चुने गए, और उनके साथ मिलके इन्होंने एक टीम खड़ी करी जिसका नाम उस वक्त पे मेघदूत फोर्स रखा गया। मेघदूत फोर्स ने जो रेड्स करी 1965 की वॉर में पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी बेहतरीन ऑपरेशंस थे ना, इतने बेहतरीन ऑपरेशंस थे कि फाइनली उस यूनिट को एक कमांडो बटालियन बनाने के तौर पे उसका एक प्रस्ताव रखा गया कि इस फोर्स को हम एक कमांडो बटालियन बनाना चाहते हैं जो
फ्यूचर में भी इस तरह के ऑपरेशंस करने की क्षमता रखे। तो फिर 1966 में, एक साल बाद, 9 पैरा कमांडो रेस की गई। और उसके ठीक एक साल बाद 1 जुलाई 1967 को 10 पैरा कमांडो 9 पैरा कमांडो से ही रेस की गई। तो 9 पैरा एंड 10 पैरा आर सिस्टर यूनिट्स। 9 पैरा आर स्पेशलाइज्ड इन माउंटेन एंड जंगल वॉरफेयर, एंड 10 पैरा इज स्पेशलाइज्ड इन डेजर्ट ऑपरेशंस, डेजर्ट वॉरफेयर। क्योंकि फिर ऐसा हुआ कि 9 पैरा जो था वो पूरा नॉर्दर्न कमांड वाला एरिया देख रही थी, और 10 पैरा जो थी वो पूरा पाकिस्तान से लगा हुआ जो वेस्टर्न कमांड का जो एरिया है वो देख रही थी। कुछ समय बाद ये जो दोनों फोर्सेस थी, 9 पैरा एंड 10 पैरा कमांडो, दे वर रीडेजिग्नेटेड एज स्पेशल फोर्सेस। मतलब कमांडो से उन्हें स्पेशल फोर्सेस का दर्जा जो था वो दे दिया गया। तो 9 पैरा कमांडो बनी इंडियाज फर्स्ट एलीट लैंड एसएफ। अब आते हैं फेज़ 2 डाइवर्सिफिकेशन में, कैसे दूसरी और यूनिट्स जो थी वो रेस की गई। अब इधर हम देख रहे हैं 1 पैरा एसएफ। 1 पैरा एसएफ वो 1978 में ये डेडिकेटेडली इसको एसएफ बटालियन बनाया गया। 1 पैरा पंजाब हुआ करती थी ये। 1 पैरा पंजाब से इसको चेंज करके इसे एक एसएफ बटालियन में रेस किया गया, स्पेशल फोर्सेस बटालियन में रेस किया गया। तो ये पहली बटालियन थी जो डायरेक्टली एक एसएफ बटालियन बनी। फिर 1990s से 2000s के बीच में हर एक इन्फेंट्री बटालियन में घातक प्लेटून, जो घातक कमांडोज होते हैं, उनको रेस किया गया। घातक वो बंदे होते हैं जो हर इन्फेंट्री बटालियन में सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड बंदे होते हैं, फिजिकली मेंटली बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी बहुत अलग दर्जे की होती है, और ये इनकी मैक्सिमम जो ट्रेनिंग होती है वो बेलगाम में जो कमांडो स्कूल है वहाँ पे होती है। फिर 1987 में अलग अलग, जैसे अब ये जो दो फोर्सेस थी, घातक भी और पैरा भी, ये दोनों आर्मी की यूनिट्स हैं। आर्मी की जैसे घातक को तो आप स्पेशल फोर्स नहीं कह सकते, इट्स अ कमांडो बटालियन, बट लेकिन पैरा जो है इट्स अ स्पेशल फोर्स, तो ये आर्मी की है। फिर ज़रूरत समझ में आई कि यार नेवी की भी अपनी एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, तो 1987 में मरीन कमांडोज, शॉर्ट फॉर्म में मार्कोस, मार्कोस को रेस किया गया फॉर मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। और 2004 में गरुड़ कमांडो फोर्स को रेस किया गया। ये एयरफोर्स की है। ये इनका जो रोल है, मतलब जैसे नेवी की जो फोर्स है, स्पेशल फोर्स है मार्कोस, ये ट्रेंड हैं मैरीटाइम ऑपरेशंस के, सी या एम्फीवियस जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें, ये इनसे बेहतर और कोई भी नहीं है। सिमिलरली जब गरुड़ कमांडो फोर्स को रेस किया गया, तो इनका जो प्राइमरी टास्क था उस टाइम पे वो ये था कि जितने भी इंडिया के एयर बेसेस हैं और उधर जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनकी रखवाली करना, उनको गार्ड करना अच्छे से। और अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें एयरबोर्न करके भी बिहाइंड द एनिमी लाइन जाना है, उतरना है, और किसी एयरफोर्स स्टेशन को, एनिमी के एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करना है, तो उन सब टास्क के लिए, उन सब ऑपरेशंस के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स को रेस किया गया था। अब एक यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी चाहिए थी कि अगर देश के अंदर किसी तरह का कोई इंसिडेंट होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कोई हॉस्टेज सिचुएशन बनती है, तो हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आए, और ये देश के आंतरिक सुरक्षा में इस तरह के ऑपरेशंस को पूरा करे। तो एक काउंटर टेररिज्म यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको शॉर्ट, इनका निकनेम ब्लैक कैट्स है। और ये 1984 में रेज़ की गई, और उसके बाद इन्होंने इतने बेहतरीन ऑपरेशंस किए, चाहे वो अक्षरधाम वाला अटैक हो, चाहे वो एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस हों, चाहे 26/11 हो, चाहे पठानकोट हो। इन सारी जगहों पे एनएसजी ने जो काम करा है वो तो मतलब एक मिसाल है। मतलब लोगों को अभी भी सिखाया जाता है दूसरे फोर्सेस में, हमारे जो ऑपरेशंस हैं स्पेशली एनएसजी ने जो किए हैं उसको एक स्टडी के, केस स्टडी के तौर पे देखा जाता है, सीखा जाता है उससे। तो ये रही हमारी कुछ एलीट स्पेशल फोर्स जिन्हें आप टीयर 1 स्पेशल फोर्सेस कह सकते हैं इंडिया की। घातक प्लाटून को अगर हटा दें हम, तो पैरा एसएफ, मार्कोस, गरुड़, एनएसजी, ये सारी जो हैं वो टीयर 1 स्पेशल फोर्सेस हैं इंडिया की। अब हम आते हैं फेज़ 3 में, मॉडर्न रीबैलेंसिंग। अब 2020 से अभी के बीच में जो हमारी स्पेशल फोर्सेस थी, जो हमारे ऐसी यूनिट्स थी, उनमें उनका बहुत सा उनमें बहुत बहुत तरह का मॉडर्नाइजेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई। उनको उनका फोकस आया लाइट और टेक ड्रिवन मल्टी डोमेन फोर्सेस में, कि फोर्सेस लाइट होनी चाहिए, बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए कि
बहुत हैवी इक्विपमेंट है या बहुत हैवी वेपन सिस्टम है या बहुत हैवी तरीके से वो लोड करती हों, दे शुड बी लाइट, टेक ड्रिवन, क्योंकि अब टेक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मल्टी डोमेन फोर्सेस होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक फोर्स है तो उसकी कोई अगर एक ही डोमेन है तो वो सिर्फ उसी में काम कर सकती है, ऐसा नहीं। एक एक ऐसी फोर्स हो जो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में, किसी भी तरह की टेरेन में, किसी भी तरह के एडवर्सरी से ये मुकाबला कर सकें। इसी के साथ क्रिएशन भी हुआ एएफएसओडी का। एएफएसओडी का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो अब एएफएसओडी के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, तीनों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये साथ में काम भी करती हैं, ऑपरेट भी करती हैं। और एक ये कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए, कि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें लैंड, सी, एयर तीनों की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस वक्त पे ऐसा ना हो कि तीनों फोर्सेस को साथ में लाया जाए, फिर उनको ट्रेनिंग, क्योंकि उनकी साथ में ट्रेनिंग नहीं हुई है, फिर वो ऑपरेशंस हों तो उसमें कोऑर्डिनेशन लैक करे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एएफएसओडी को बनाया गया है, जो इस तरह के ऑपरेशंस जिसमें लैंड, सी, एयर तीनों तरह की चीज़ें, अगर तीनों तरह की टेरेन इन्वॉल्व है तो ये अच्छे से कर पाएँ। एक और जो बहुत अभी हमने पहले भी समझी इस चीज़, मतलब हमने इस बारे में बात करी, वो ये थी कि नीड टू अनबर्डन पैरा एसएफ फ्रॉम फ्रीक्वेंट टैक्टिकल टास्क। ये बात बहुत समय से बहुत से जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कहते आए हैं कि पैरा एसएफ आपके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। इनको अगर आप डे टू डे सीआईसीटी ऑप्स में यूज़ करेंगे, जिस वजह से कई बार एसएफ वालों को काफ़ी कैजुअलिटी भी देखनी पड़ती है, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझना कि अगर मैं आपको एक कटाना दूँ, एक स्वॉर्ड दूँ, तलवार कटाना जो जापानीज़ स्वॉर्ड होती है, और मैं कहूँ कि इस स्वॉर्ड से आप सब्ज़ी काटिए, तो प्रैक्टिकली कटाना से आप सब्ज़ी काट सकते हो और कट भी जाएगी और बहुत अच्छी भी कटेगी। लेकिन क्या आप बताइए, कटाना उस रोल के लिए बनी है क्या? सब्ज़ियाँ काटने के लिए बनी है क्या? नहीं ना, वो वॉर में यूज़ होने के लिए बनी है। सिमिलरली जो आपके ऐसे बटालियंस हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा डे टू डे सीआईसीटी ऑप्स में यूज़ किया जाएगा, तो इस वजह से जो उनका जो शार्प एज है ना, वो थोड़ा सा ब्लंट हो जाएगा। और उसी जो गैप था इन्फेंट्री और पैरा के बीच में, उसको ब्रिज करने के लिए, उसको भरने के लिए भैरव लाइट कमांडो बटालियंस को रेस किया गया। तो बेसिकली इसमें कुछ इन्फेंट्री के भी हैं, कुछ स्पेशल फोर्सेस के भी एलिमेंट्स हैं, जो दोनों तरह के ऑपरेशंस, दोनों तरह की चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। एंड एक ये शिफ्ट भी दिखाता है हाइब्रिड वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस में, कि जहाँ पे बहुत अलग तरह की वॉरफेयर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हो सकती है, कन्वेंशनल भी हो सकती है, साथ में भी हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको एक ऐसी फोर्स चाहिए जो हर तरह के खतरे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हो, साइबर वॉरफेयर का हो, केमिकल वॉरफेयर हो, किसी भी तरह का वॉरफेयर हो, उसके लिए एक यूनिट हो जो हर तरह के खतरे से निपट पाए। अब हम समरी देखें तो 1965 से 70s का जो दौर था, उसमें आपको देखने को मिली मेघदूत फोर्स, जो बाद में जाके पैरा कमांडो और फिर इवेंचुअली एसएफ बनी, जिनका फोकस था लैंड बेस्ड डीप ऑपरेशंस बिहाइंड दी एनिमी लाइंस। फिर 1980 से 2000 का जो दौर था, उसमें नई स्पेशल फोर्सेस रेज हुई अलग अलग आर्म्स की, जैसे नेवी, एयरफोर्स की, और एक स्पेशल फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जिसमें मार्कोस, एनएसजी, गरुड़, घातक, ये सब आई। ये स्पेशलाइज थी इनके इंटर सर्विस रोल्स में। अब 2020 से लेके अभी तक की बात करी जाए तो सब इसमें सबसे नई रेजिंग जो है वो भैरव लाइट कमांडो बटालियन है। और अभी जो इनका कोर फोकस है, दैट इज टैक्टिकल बॉर्डर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। करंट सिनेरियो पैरा एसएफ और भैरव यूनिट्स की बात करें तो पैरा एसएफ 14 एक्टिव बटालियन से अंडर पैराशूट रेजिमेंट, टोटल 14 बटालियन से, पहले ये 9 हुआ करती थी। और उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेशल फोर्सेस रिमेनिंग एयरबोर्न बटालियंस थी, उनको भी अब स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब पैरा में जितनी भी बटालियंस हैं वो सब एसएफ हैं। और भैरव की बात करी जाए तो 5 ऑपरेशनल हैं, 4 अभी, 4 की रेजिंग होनी बाकी है, और टोटल जो टारगेट है वो 25 का है। ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर इन्फेंट्री से भैरव, भैरव से पैरा एसएफ, ये हायरार्की है कैपेबिलिटीज़ का, कि इन्फेंट्री से थोड़े और एडवांस्ड और हाईली थोड़े ज़्यादा कैपेबल होंगे भैरव, और भैरव से भी जो ज़्यादा कैपेबल होंगे
हर तरह के ऑपरेशंस को करने में वो हैं पैरा एसएफ। Strategic significance again, bridges tactical gap between infantry and para SF, enhances border deterrence and rapid response, reduce para SF from operational fatigue, reflects India's modernized defense doctrine, which is agile, tech centric and proactive. हमें हमारी फोर्सेस को एजाइल रखना है, टेक सेंट्रिक रखना है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलें, और प्रोएक्टिव मतलब हमें रिएक्टिव अब सिर्फ एक रिएक्टिव फोर्स बन के नहीं रहना है, हमें प्रोएक्टिवली काम करना है। अगर किसी भी तरह का कोई थ्रेट है जो हमारे आसपास हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक चैलेंज कर रहा है, तो उससे निपटने के लिए हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं। कंक्लूजन की बात करी जाए तो अब कंक्लूजन में भैरव यूनिट सिम्बलाइजेज इंडियाज़ न्यू एरा ऑफ टैक्टिकल वॉरफेयर। बता रहे हैं अब ये सिग्निफाई करता है कि अब नई नई तरीके से इंडिया जो है अपनी अप्रोच चेंज कर रहा है, प्रोएक्टिव कर रहा है अपनी अप्रोच को, और लाइट फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह के कुछ अगर ऑपरेशंस होते हैं या क्रॉस बॉर्डर किसी तरह की कोई हरकत होती है उससे निपटने के लिए। इट मार्क्स एन एवोल्यूशन फ्रॉम स्ट्रैटेजिक कमांडोज टू टैक्टिकल डोमिनेंस, कि हमने कैसे एक स्ट्रैटेजिक कमांडो यूनिट से शुरुआत करी थी और अब हम एक टैक्टिकल डोमिनेंस की फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया की जो रेडीनेस है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है अक्रॉस माउंटेन, डेजर्ट एंड बॉर्डर जोन्स, मतलब जितनी भी अलग अलग तरह की टेरेन है वहाँ पे अभी तक हम हर तरह की टेरेन में लड़ने के कैपेबल थे, लेकिन अब उन कैपेबिलिटीज़ को और तराशा जा रहा है और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एक फ्यूजन है ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपका जज्बा, आपका जोश, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है टेक और दूसरी चीज़ों के साथ। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस के बारे में और जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।